Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will fine. आपने उम्मीद है कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ देखा होगा। यहाँ पे काफी डिफिकल्ट है प्रॉब्लम जो आपने पूछना है मुझसे। जब तक आप नहीं पूछेंगे मैं उनको आपके लिए सॉल्व नहीं करूँगी, क्योंकि जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपने काम किया है या नहीं किया है। और जो होमवर्क मैंने आपको दिया है वो कट कॉपी पेस्ट वाला काम ना हो, वो मुझे लगे कि आपने जो है वो उसको समझ के किया है। वो कैसे कि आपने पहले उसकी लॉजिक बनानी है, लॉजिक बनाकर उसका फ्लो चार्ट बनाना है, और आप इसमें अगर कामयाब हो जाते हैं तो फिर उसको आपने कन्वर्ट करना है एल्गोरिथम से। होप यू अंडरस्टैंड दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू prepare your logic of your problem. Okay, mathematically work on your problem on rough work, which will be done on the registers. After making its logic and find the answer or results of your problem, then convert it in your flowchart and then into your algorithm. It doesn't matter you have to first make the algorithm, after that you will convert the steps of algorithm into flowchart. I have any objection. ठीक है, और एक जो है मैं आपके साथ जो है बड़ा इजी और इंटरेस्टिंग फ्लोचार्ट जो है विद एल्गोरिथम डिस्कस कर देती हूँ, ताकि आपको जो है वो और इसका इंटरेस्ट डेवलप हो। इजी वाला, डिफिकल्ट वाला मैं नहीं करा रही हूँ। कौन सा वाला? इफ एल्स और कंडीशनल, जिनमें एक इंक्रीमेंट होता है वो करना होगा, क्योंकि एक स्टेप फर्दर आगे गए हैं। और कौन सा बच्चा इसको अंडरस्टैंड कर पाता है, वो इज द मोस्ट जीनियस ऑफ द क्लास स्टूडेंट। आई हैव टू शो दैट। ठीक है, okay, now discuss I'm going to discuss with you very interesting logic. I'm talking about the algorithm number 6 example, and its flow chart is on the page number 12. Okay, simultaneously I will discuss with you the algorithm of the example number 6, and its flow chart is constructed on the page number 12, and the algorithm is on the page number 20. Is it? So the problem, first of all, we have to prepare the logic of the problem. So task, what's the task? To assign grade to a subject based on the achieved marks. अच्छा बेटा, आप इसका एल्गोरिथम गौर से देखिएगा। क्या है, हमें ये दिखा है कि हमें ना ग्रेड फाइंड करने, किसके अकॉर्डिंग? जो बच्चों ने जिन सब्जेक्ट्स के पेपर्स दिए हुए हैं उनमें जो उन्होंने मार्क्स लिए हैं, उनके टोटल मार्क्स के हिसाब से उनको हम जो है वो ग्रेड असाइन करेंगे। जैसे आपके रिजल्ट्स बनते हैं, ठीक है, वो कंप्यूटराइज रिजल्ट होते हैं। इसका फायदा ये है, ये एक प्रोग्राम बनाकर इसमें थाउजेंड्स, मैं कह रही हूँ कम है, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स का एक ही प्रोग्राम में रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस एक प्रोग्राम से। तो आप देखिएगा, यू नो दैट वेरी वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए होगी हमें? इनपुट। क्या है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट बेस मार्क्स हैं वो हमें चाहिए एज ए इनपुट। ठीक है,
तो फिर इसको हम फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, क्या होगी हमारी इनपुट, क्या क्या चाहिए हमें, जिसकी बुनियाद पर हम जो है, जिसकी बेस पर हम जो है रिजल्ट के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको ग्रेड असाइन कर सकें। तो ऑब्वियसली स्टेप 1 क्या है बेटा, स्टार्ट। स्टेप 2 में हम करेंगे इनपुट नंबर लेते जाएंगे 1 बाय 1, यानी कि एक यूजर कंप्यूटर पे बैठा होगा, वो टोटल रिजल्ट शीट्स जो टीचर्स ने बनाई होंगी उसके तहत उनके स्टूडेंट के रोल नंबर वाइज उनके नंबर्स ऐड करेगा। ठीक हो गया, पहले तो हमें चाहिए नंबर्स। फिर एक और वेरिएबल करेंगे, क्या, ऑब्टेन्ड मार्क्स। ऑब्टेन्ड मार्क्स याद रखिएगा, ये मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है और अंडरस्कोर इसलिए इस्तेमाल किया है कि मैं इसको पूरा भी लिख सकती हूँ ऑब्टेन्ड मार्क्स, लेकिन स्पेस अलाउ नहीं है वेरिएबल का नाम लिखते वक्त, हम वर्ड्स के अंदर स्पेस नहीं दे सकते। दैट्स व्हाई वी हैव एन ऑप्शन टू यूज हाइफन या अंडरस्कोर, सॉरी अंडरस्कोर नॉट हाइफन, अंडरस्कोर, और ना भी करें तो हम इसको मिला कर लिखते हैं, यानी ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है जी, विदाउट गैप। फिर टोटल मार्क्स। Obviously, why we need this type of the input? क्योंकि ग्रेड जो है वो परसेंटेज पर होते हैं, और परसेंटेज का फार्मूला हमें पता है क्या है, परसेंटेज फाइंड करने के लिए ये ऑब्टेनिंग मार्क्स डिवाइडेड बाय obtained marks, total marks divided by total marks and multiplied by 100। ये है ना हमारा फार्मूला। ऑब्वियसली ये ऑब्टेनिंग मार्क्स है और ये टोटल मार्क्स है, और ये क्या है, ऑब्वियसली ये वो इनिशियल नंबर्स हैं जो बच्चे ने हासिल किए होंगे, और फिर जो है उनकी टोटल जो है वो क्या होंगे, ऑब्टेनिंग मार्क्स बनेंगे। और ये इन सब्जेक्ट्स के हवाले से जो फी सब्जेक्ट का पेपर है, 100 का है, 50 का है, उन सब को जब हम टोटल कर लेंगे तो उनके ये टोटल मार्क्स बनेंगे, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारी टास्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस लिहाज से you know that I had told you that I had told you that we have to declare according to our processing statement, our formula। देखिए हमें जो फार्मूला में जो चीज रिक्वायर्ड होगी वही हमारी जाके इनपुट बनेगी ना, वही हमारी इनपुट होगी, तो ये प्रोसेसिंग स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। और हर ये ऑब्टेनिंग मार्क्स, टोटल मार्क्स, ये नाम है, मैथमेटिकली हम इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ना सिर्फ ये वही अहमियत रखते हैं कैलकुलेशन की जो आप मैथ्स में करते हो, बल्कि ये क्या है, मेमोरी लोकेशंस भी हैं कंप्यूटर के अंदर। मेमोरी लोकेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे गिवन डाटा जो है इन जगहों पर स्टोर होगा, और कंप्यूटर इन मेमोरी लोकेशंस को इस्तेमाल करते हुए इनके ऊपर मैनिपुलेशन करेगा, यानी डिफरेंट अरिथमेटिकल ऑपरेशंस करेगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये रिक्वायरमेंट है, दैट्स व्हाई मैंने जो इनपुट में ये 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, नंबर्स, ऑब्टेनिंग मार्क्स, टोटल मार्क्स, क्योंकि जैसे ही मुझे टास्क मिला था कि बच्चों के रिजल्ट के अकॉर्डिंग उनको उनके ग्रेड असाइन किए जाएं, मीन जितने बच्चे का टोटल होगा उसी के हिसाब से उसका परसेंटेज के देखकर उनको ग्रेड असाइन कर दीजिए। और हम जानते हैं कि 80 प्लस जो है परसेंटेज का बच्चा, 80 प्लस मार्क्स लेने वाला ए प्लस ग्रेड में आता है, 70 to 80 वाला ए ग्रेड में, फिर 60 to 70 वाला बी में, फिर 50 to 60 वाला सी में,
फिर 40 टू 50 वाला बी में, फिर 30 टू 33, आपकी मर्जी जो भी आप रखें, लेकिन 33 जो है वो बोर्ड में जो है वो एक्सेप्टेबल है, इसलिए 35 टू 40 वाला जो बनेगा वो ई ग्रेड, और बिलो समटाइम रखते हैं वो बिलो 33 कर ली, below 33 is assigned 40. These are the percentages which I have discussed with you. According to these percentages, we have to assign the grades to the students. ये हमारी लॉजिक है, इसी के तहत हमने जान लिया इस प्रोसेसिंग स्टेटमेंट के तहत कि हमारे पास कौन सी जो है वो हमारे पास कौन से वेरिएबल्स आएंगे जिनको हम मैनिपुलेट करेंगे, और मैनिपुलेट करने के बाद इनको हम रिजल्ट के तौर पर पेश करेंगे। तो अब इन सब के लिए हमें कंप्लीट, हमने अपने प्रोग्राम को हर वो कंडीशन बतानी है जिसके तहत वो ये जज कर सके कि स्टूडेंट के मार्क्स के अकॉर्डिंग, परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनको कौन सा जो है ग्रेड असाइन किया जाए। ठीक हो गया बेटा? यहाँ से हमने सिलसिला तोड़ा था, के बाद मुझे पता चल गया कि मुझे 3 लोकेशंस बनानी है मेमोरी में। ठीक है, आप अंडरस्कोर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि स्पेस नहीं देनी वर्ड्स के दरमियान। या तो बना के बड़ा सा भी वर्ड बना सकते हैं, या फिर इसको आप गैप देना चाहते हैं तो गैप देने के लिए आपको अंडरस्कोर का इस्तेमाल करना होगा। समझ आ गया? अच्छा जी, तो इनपुट, इनपुट मतलब हमने जो है वो डाटा इस नंबर की सूरत में जो है वो क्या करना है, यूजर से कलेक्ट करना है। यानी कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है ये डाटा एंटर करेगा नंबर्स की सूरत में, इनपुट करेगा, और फिर हमारे पास जो कैलकुलेटेड सम आ जाएगा इन नंबर्स का जब, तो हम इसको क्या कहेंगे, उसके ऑपरेटिंग मार्क्स कह देंगे, और फिर टोटल मार्क्स। इट डिपेंड करता है कि उसने हमें टोटल गिवन ऑपरेटिंग मार्क्स ही दे दिए या हमें सब्जेक्ट वर्ड एंटर कराए हैं। अगर तो सब्जेक्ट वाइज एंटर कराए तो फिर सिनेरियो कुछ और होगा। फिर हमें सब्जेक्ट्स को लेना होगा पहले, फिर उनको उनके नंबर्स को सम अप करके फिर हम जो है वो उसके ऊपर जाएंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको करा दूंगी। अच्छा जी, अभी सिंपल क्या है, हमारे पास सिर्फ नंबर आ रहे हैं टोटल। ठीक है, नंबर्स सब्जेक्ट का, इंग्लिश का आ रहा है, उर्दू का आ रहा है, इसके इस टास्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसने अपने सब्जेक्ट बेस्ड जो है वो नंबर दिए, साइंस है, मैथ्स है, वट, तो ये नंबर इस लोकेशन पे स्टोर होंगे। ठीक है, अब हमें स्टेप 3 में प्रोसेसिंग स्टेटमेंट लिखनी है। सेट परसेंटेज, आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए, ये वेरिएबल नेम भी हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक समझदार प्रोग्रामर जो है वो वेरिएबल्स के नाम अपनी टास्क के अकॉर्डिंग ही रखता है, ताकि उसको कोई किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी ना हो। क्योंकि कल को वो जब प्रोग्राम ओपन करके देखे तो उसको पता ही ना चले कि ये मैंने क्या किया था। ठीक है, इसीलिए वेरिएबल के नाम वही रखे जाते हैं जिस टाइप की कैलकुलेशन उसको करनी है। ठीक हो गया? तो इसीलिए आप देखेंगे जिस तरह के आपके मैथ्स के फार्मूलाज में जो वेरिएबल्स नेम यूज हो रहे हैं वही मैथमेटिकली फार्मूला नेम जो हैं वो एज ए इनपुट वेरिएबल के नेम के तौर पर भी कंप्यूटर में यूज होते हैं। क्यों? इस वजह मैंने आपको बता दी कि किसी भी किस्म की कोई एम्बिग्विटी जो है वो बाकी ना रहे। अच्छा बच्चे, अब हम अप्लाई करेंगे। सपोज कि हमारे पास आ जाती है इनपुट, हम इसको सब्जेक्ट के नंबर्स में इसको इनपुट ले दिया, यानी वो हमारा ऑपरेटिंग मार्क्स होगा, उसको हम डिवाइड करेंगे, और फिर यानी कि ये इनपुट नंबर्स जो हैं वो ट्रांसफर होंगे इस लोकेशन पर ऑपरेटिंग मार्क्स पर जहाँ पे ये मैनिपुलेशन होगी। तो ये मैनिपुलेशन फॉर्मूला यानी प्रोसेसिंग स्टेटमेंट हम लिखने जा रहे हैं। सेट परसेंटेज टू, क्या
मतलब ऑब्टेनिंग मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। याद रखिएगा कि वही नाम रखिएगा जो आपने यहाँ रखे। यहाँ मैंने अंडरस्कोर यूज किया है तो यहाँ अंडरस्कोर यूज करना होगा। अगर वहां मैंने अंडरस्कोर यूज नहीं किया तो मैंने फॉर्मूला में भी यानी प्रोसेसिंग स्टेटमेंट में भी जो है वो अंडरस्कोर यूज नहीं करना। ठीक है, यानी जो नाम यहाँ एज ए इनपुट रखे थे वही मुझे फॉर्मूला स्टेटमेंट रखते वक्त भी लिखने हैं। अगर मैं नहीं लिखूंगी तो इससे कंप्यूटर को बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि विदाउट अंडरस्कोर और मैंने मिला के लिखा हुआ है ऑब्टेन मार्क्स और मिला के लिखा हुआ है टोटल मार्क्स। यहाँ मैं लिख देती हूँ ऑब्टेन अंडरस्कोर मार्क्स टोटल अंडरस्कोर मार्क्स। तो इसका मतलब है देयर आर टू डिफरेंट लोकेशंस, इज इट? तो क्या होगा, वो कौन सी लोकेशन से डाटा लेगा, किसको कैलकुलेट करेगा? इट्स अ मशीन। उसको तो ये नहीं पता कि आपने तो वही नाम रखा है, ह्यूमंस में तो चलता है लेकिन मशीन्स में नहीं चलता। मशीन की भी एम्बिग्विटीज है। अच्छा जी, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। ये वही परसेंटेज वाला फार्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और डिफरेंट स्टाइल से आप उसको वैसे भी रख सकते हैं। आपने जिस तरह से उनका वेरिएबल का नेम रखा है वैसे। ठीक हो गया। अब हमें लगाना है चेक, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमने ए प्लस ए बी सी डी ई एफ इन 7 चेक्स लगाने हैं, यानी 7 डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स लगानी है। इस कंडीशन को हम इफ एल्स के नाम से जानते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, अगर अगर बच्चे के नंबर ये हैं तो उसका नंबर ये होगा, नहीं एल्स किसमें चला जाएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट कंडीशन। यानी कि फ्लो वाइज वो नंबर जो एंटर हुए होंगे वो आते जाएंगे और 7 चेक्स को पास करेंगे। किसी भी लेवल के जो है चेक पे अगर वो पूरा उतरता है तो वो उसका जो है रिजल्ट डिस्प्ले होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग। तो आप देखना, जरा फॉन्ट साइज छोटा करने जा रही हूँ, जगह कम है तो आप परेशान नहीं। ये क्या है, वो आप अपने फ्लो चार्ट को भी साथ में देखिएगा। अब हम चेक लगाने जा रहे हैं, पेज नंबर 12 पे देखिएगा। ठीक है, ये कंडीशन जो लगाई जाएगी ये इफ कंडीशन कहलाएगी। पेज नंबर 20 को खोल के देख लें साथ में। ये आपने साथ फॉलो करना है। एल्गोरिथम स्टेप्स मैं यहाँ लिखूंगी, आप अपने सामने जो है ये दोनों को जो है ऑर्डर वाइज खोलते जाइए रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अच्छा जी, मैंने इसीलिए जो है वो पेज नंबर बोला है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि मतलब अगर बोर्ड पे नजर नहीं आ रहा। चलिए, अब हमारी बारी है चेक्स लगाने की कि कितने मार्क्स आए हैं बच्चों को। और हमने कंप्यूटर को हर तरह से तैयार करना है कि जिस तरह के भी मार्क्स आए आपने उसको उसका ग्रेड साइन कर देना। ठीक है बेटा, तो हम पहला चेक लगाते हैं। स्टेप 4 में पहली कंडीशन चेक। कंडीशन किसके लिए इस्तेमाल होगा, डिसीजन मेकिंग यानी डायमंड शेप के लिए। ठीक है, फ्लो चार्ट में तो हम क्या लगाएंगे, देखो हमने ये जब कैलकुलेट होके हमारे पास आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया। अब इस आंसर पर हमने चेक लगाना है कि इफ जो ये जो परसेंटेज है क्या हो, ग्रेटर देन 80, देन भी लगाना चाहिए था इसको। देन सेट ग्रेड टू ए प्लस। रेड से मेंशन कर देती हूँ। देखिएगा, इस चेक के साथ अगर ये कंडीशन हो जाती है ट्रू तो ये वाला रिजल्ट यानी ये क्या होगा, आउटपुट, ये जो है वो डिस्प्ले कर देगा। अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो
कंट्रोल कहाँ जाना चाहिए, फॉल्स, नो। तो फिर हम यूज करेंगे एल्स। एल्स में हम क्या करेंगे, फिर नई इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ परसेंटेज greater than 70, then set grade to A। रिपीटेड, यहाँ पे आया, जब यहाँ पे मार्क्स आए थे, मार्क्स कैलकुलेट हुए, उनकी परसेंटेज निकली, और परसेंटेज अगर 70 है तो वो आएगा, परसेंटेज उसको 70 मिली, यहाँ पे आया, चेक किया, ग्रेड 70 ग्रेटर देन 80, नो, फॉल्स, देन कंट्रोल शिफ्ट टू द नेक्स्ट इफ। थोड़ा ऊपर करके लिखूं, एल्स, एल्स की सूरत में, नो की सूरत में, ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी, ठीक है। हर दफा ये पूरे प्रोग्राम को ये जो है वो चेक करेगा। फिर यहाँ पे आया 70 ग्रेटर, 70 क्या है, ग्रेटर और इज इक्वल टू भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। परसेंटेज 70 ग्रेटर देन 70, देन सेट ग्रेड, तो ये क्या कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और इज इक्वल टू का भी निशान डालना चाहिए, क्योंकि इज इक्वल टू भी हो सकता है, पूरे 70 भी आ सकते हैं, इसके बुक में ये चीज आनी चाहिए थी, ठीक है। 70 तो देन ठीक हो गया। अगर सपोज के 70 भी नहीं है तो क्या करें, 70 से भी कम है, फिर एल्स लगा देंगे, ये कंडीशन भी हो गई है फॉल्स, नो होगी, तो फिर नेक्स्ट एल्स लगाएंगे, फिर नेक्स्ट चेक लगाएंगे, इफ परसेंटेज greater than is equal to 60, then कौन सा रिजल्ट हमें डिस्प्ले करे, then set grade to B। इसी तरह से अगर आप बुक को देखते जाए, उम्मीद है कि आपको इसकी आउटपुट समझ में आ गई होगी, साथ साथ ही हम उससे आउटपुट डिस्प्ले करा रहे हैं। फिर अगर ये भी फॉल्स हो जाती है, फिर हमें पता है कि हमें कितने चेक्स लगाने, फिर हमें पता है कि बच्चा 60 मार्क्स भी नहीं ले सका, 60% भी, तो हम नेक्स्ट एल्स लगा के उसको नेक्स्ट चेक्स की तरफ भेज देंगे, फिर चेक करो क्या अब इस परसेंटेज पे आ रहा है बच्चा कि नहीं, इस पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50, देन इसको क्या करें, सी ग्रेटर देन, इस पे भी नहीं आता, इस चेक पे भी पूरा नहीं आता, फिर जाए वो अगले चेक पे, तो क्या करें, फिर उसको ग्रेड भी असाइन कर दे, और इसी तरह। आपको समझ आइए ना बच्चों, ये है कंडीशनल फ्लो चार्ट। मैं जा रही थी कि एक इंटरेस्टिंग आपकी ऑब्जर्वेशन के अंदर जो चीज आई हुई है उसको मैं डिस्कस करूं। ये इसका फ्लो चार्ट जो है 20 पे है, और इसी थीम पर बाकी भी आपने करने। लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ पे कहा था कि इसको मैं खत्म कर दूं, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों से देखूं। दानियाल बच्चे आप अकेले ही हो, बताएं समझ आई है आपको? ओपन योर माइक बेटा। दानियाल आर यू देयर? जी, समझ आया ये फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम? ऑन योर कैमरा। जैसे भी हो ना, ऑन करो कैमरा, डजंट मैटर कि आपने मुंह धोया भी है कि नहीं, ठीक है। आए जरा मेरे स्लाइड कॉल पर आए बच्चे, जल्दी कीजिए।
नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में हमने जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट डिस्कस करना है, जिसका नाम होगा टेस्ट डाटा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो आप देखिएगा। और आपको मैंने आज का दिन दिया था कि आप लोगों ने जो है ये होमवर्क सबमिट करवाना है, और मैं पूछती हूँ स्कूल से फोन करके कि किसी का होमवर्क आया है या नहीं, ठीक है? तो जिसका नहीं आया फिर उसको पनिश भी होगी। अच्छा बच्चे, ये एग्जाम्पल्स तो हमने देख ली, अब हम चलते हैं द टॉपिक, पेज नंबर 23। हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड अ फ्लोचार्ट। आई एम रीडिंग फ्रॉम योर बुक। Difference between an algorithm and a flowchart is just like the difference between a story and a movie. Very great example is given in your book. Okay, there is no very क्या कहते हैं उसको, very difficult difference. स्टोरी पढ़ते हुए आपकी विजुअलाइजेशन आपका माइंड खुद करता है, whereas in your movies your director is created your visual thinkings or his visual thinkings display on into the movies. ठीक है, बात एक ही होती है, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन हो जाती है बंदे को मूवी देख के। बाज लोगों को किताब पढ़ के ही बहुत अच्छा लगता है, स्टोरी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, कि वो अपनी मैजिकल विजुअलाइजेशन को जो वो इमेजिन करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टोरीज कैरेक्टर, जो लोकेशंस, वो सिचुएशंस, वो उनमें ज्यादा एंटरटेनमेंट फील करते हैं। और अब तो क्या है कि जो है बहुत पैथेटिक सा फील होता है कि स्टोरी बुक लेके बैठो और सारा दिन पढ़ो और इसका इंटरेस्ट जो है वो खत्म नहीं होता, और वो लेंथ में ज्यादा हो जाती है बुक। वेयरएज मूवी जो है कट शॉर्ट करके और वही विजुअलाइजेशन, वही जो है डिस्क्रिप्शन इन शॉर्ट जो है वो मूवीज में आपको मिल जाती है। उम्मीद है कि आपको इस चीज की समझ आती होगी, क्योंकि आप लोग स्टोरी रीडर से भी वाकिफ है और मूवीज से भी, क्योंकि बहुत सारी ऐसे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर नॉवेल्स हैं, स्टोरीज हैं, जिनकी सबकी मूवीज भी एज इट इज आपको मिल जाएंगी। As we have studied that a flowchart is a graphical representation of the process to solve a problem, but an algorithm writes the same steps in human understandable language. ठीक है, वो human understanding में जो लिखे गए इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेप्स हैं, उनको जो है पिक्टोरियल फॉर्म में फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बस। अच्छा, एडवांटेज क्या हो सकते हैं फ्लो चार्ट एल्गोरिथम के फ्लो चार्ट के ऊपर? या आपको कोई इख्तलाफ है तो you can have an opinion, is it? I will appreciate your opinion. ठीक है, यहाँ पे है कि एडवांटेजेस ऑफ अ फ्लो चार्ट क्या होता है। एडवांटेजेस जो हैं फ्लो चार्ट की बड़ा मजे के हैं, सारे स्टेप्स एल्गोरिथम में लिखते हैं, लंबे हो जाते हैं और बड़ा क्लियरली उसको लिखना पड़ता है कि अब आपने ये करना है, वो करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो क्या है, easy to draw, easy to understand problem solving, easy to identify error if any। मतलब अगर कोई गलती हो जाती है तो उस डायग्रामेटिकली फॉर्म में जो फ्लो डाटा जो है वो आसानी से चेक हो जाता है कि देखा जा सकता है कि कहाँ इसमें कोई गलती तो नहीं है। और फिर easy to observe flow from one step to the other। ठीक हो गया। और अगर इन केस एक और मैं भी एडवांटेज आपको बता दूं, अगर आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं और आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और क्या हो रहा है कि डिफरेंट जो है टास्क जो है वो लिखी गई हैं, उनके ऊपर आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हुई हुई है जिसमें आपने एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट्स लिखे। सपोज कि वो प्रोग्रामर किसी वजह से नहीं आ पाता है, लेकिन हमें अपना जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। इतना बोरिंग होगा न्यू हायर्ड प्रोग्रामर के लिए कि वो शुरू से एलिवेटेड से सीखे, मतलब देखे कि ये प्रोजेक्ट में है क्या, वगैरह वगैरह क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ द पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड द टास्क। प्रॉब्लम के इसलिए कि जब हमने शुरू के टॉपिक में पढ़ा था कि हम किसी प्रॉब्लम के लिए एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, वो इन शॉर्ट जो है वो आ जाता है हमारे पास सोल्यूशन, और बहुत कम टाइम जो है वो लगता है और वो
प्रोग्रामर को उसको वहां से इस चीज को कंटिन्यू करना आसान हो जाता है। ठीक है, इसका सबसे और बड़ा ही क्या कहते हैं कॉस्टलेस फायदा है। अच्छा जी, अब डिसएडवांटेज भी हैं इसके फ्लो चार्ट। जाहिर है हर चीज के अच्छा और बुरा तो होता ही है कि मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू ड्रा फ्लो चार्ट, और अगर मॉडिफाई करना हो इट्स नॉट इजी, वेरी इजी एवरी टाइम। मसलन ये कि अगर आप कंप्यूटर पर कोई ड्राइंग बना रहे हैं एमएस पेंट को यूज करके, कॉर्नर ड्रॉ यूज करके, ठीक है, तो वो आपके लिए उसको ड्रॉ करना, इरेज करना बहुत आसान है, आपको कुछ भी नहीं प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप फिजिकली मैनुअली एक चीज को ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ पेजेस बर्बाद होंगे, आपको बार बार इरेज करेंगे, गंदा हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, मैसी भी हो जाएगा, कुछ समझ भी नहीं आएगा ये क्या बन रहा है। ठीक है ना, तो फिर इसलिए इस लिहाज से थोड़ा सा ये तंग करता है। तो बात ठीक हो गया। फिर इसका लास्ट क्या है नुकसान, कि इट इज नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स। अगर ये कॉन्टिन्यूटी और यानी कि ये ग्रेड वाला तो चलो ठीक है, आप टू 7 लेवल तक चला गया, चेक्स ठीक है, यहाँ तक तो फ्लो चार्ट्स ठीक है। लेकिन अगर ये पेजेस ऑन पेजेस पे डिपेंड करेगा तो कनेक्टर्स लगा के बंद हो जाएगा। लेकिन फ्लो में, डाटा फ्लो में एम्बिग्विटीज आती जाएंगी और बजाय प्रोग्रामर को जो है वो आसानी के वो और परेशान हो जाएगा। इसलिए इसको सिर्फ छोटे टास्क के लिए ही ज्यादा सूटेबल समझा जाता है। बाकी क्योंकि वो लॉजिक वो डेवलप कर चुका होता है प्रोग्रामर, तो इसलिए फिर उसको इसकी ज्यादा जरूरत नहीं आती। वो बाय पार्ट्स के फ्लो चार्ट्स को जो है वो आगे से कंटिन्यू कर सकता है। यानी एक ही फ्लो चार्ट को कंटिन्यूसली लेकर जाना बिल्कुल बेवकूफी होती है। अब थोड़े से एडवांटेजेस हम फटाफट से पढ़ लेते हैं, टाइम खत्म होने वाला है एल्गोरिथम के भी। तो देखिएगा, इजी टू राइट, techniques to write an algorithm are easy to understand. Obviously algorithms disadvantages देख लेते हैं जल्दी से कि modifying existing is not very easy, increase कर जाते हैं के बाद में इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। बस स्टेटमेंट वाला हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे कि व्हाट इज गो टू। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज।